नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक स्त्री की संघर्षों की कहानी है, जिस पर विचार मंथन हर काल में किया गया है। स्त्री समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसने अपने जीवन के हर कदम में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को रीति रिवाज की बेड़ियों में जकड़ रखा है। भले ही आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर आज भी स्त्री को संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाओं को सम्मान, पढ़ने का अवसर, घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता। पर इन सब पाबंदियों को तोड़ करके महिलाओं ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है और दुनिया को बताया है कि एक स्त्री किसी से कम नहीं है। बस एक ऐसी ही महिला की कहानी है संघर्ष, जिसने अपनी ज़िंदगी के हर कदम पर संघर्ष किया है, अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का डट करके सामना किया है और एक सशक्त महिला के रूप में समाज के लिए प्रेरणा बनी है। तो मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। हे भगवान, आज फिर से लेट हो गया। हाथ में बंधी घड़ी को देखती है जो 11 बजे का समय बता रही है और फिर अपने आप में ही बड़बड़ाने लगती है। लगता है मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, पर यह बात मेरे घर वालों को कौन समझाए। उनको सारे काम मुझसे ही करवाने हैं। घर की सदस्य कम, नौकरानी ज़्यादा लगती हूँ। ऊपर से यह बॉस, पता नहीं इनको भी क्या सूझी है कि एक बुढ़िया का इंटरव्यू लेना है। सोचा था रेडियो जॉकी बन करके वरुण धवन, रणबीर सिंह जैसे हैंडसम डेसिंग हीरो के इंटरव्यू लूँगी, पर नहीं, बॉस ने तो इन 3 महीनों में पहली बार मुझे किसी का इंटरव्यू लेने की जिम्मेदारी दी है, वो भी एक बुढ़िया का। कान्हा जी, अब तो आप ही यह इंटरव्यू ठीक से करवा दो ताकि अगली बार मुझे वरुण धवन का इंटरव्यू लेने का मौका मिल सके। वो अपने आप में ही बड़बड़ाती हुई तेजी से चली जा रही है। चौराहे पर आकर के वो रिक्शा का इंतजार करने लगती है। तभी सामने से एक ऑटो रिक्शा आती है। वो जोर से चिल्लाती है, रिक्शा रिक्शा रिक्शा। उसके पास से गुजरती है, लेकिन रिक्शा वाला ना में गर्दन हिलाता है और आगे की ओर बढ़ जाता है। ऐसा 2-3 रिक्शे वाले करते हैं। लड़की जब ज़रूरत नहीं होती तब ये रिक्शे वाले बिन बुलाए मेहमान की तरह चले आते हैं और पूछने लगते हैं, दीदी कहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगी। और जब ज़रूरत होती है तो रिश्तेदार की तरह मुंह छिपा करके भाग जाते हैं। जब फ्री होंगी तब इन सब के खिलाफ कंप्लेन करूंगी। समझते क्या हैं अपने आप को। तभी सामने से एक रिक्शा आता है और वो रिक्शा के लगभग सामने ही खड़ी हो जाती है। रिक्शा वाला एकदम से ब्रेक लगाता है। रिक्शा वाला, यह क्या बहन जी, मरना ही है तो ट्रेन के नीचे आकर के मरो। मेरे रिक्शे के नीचे मर करके मेरा धंधे में क्यों खोटी कर रही हो। रिक्शा वाला रिक्शे से बाहर निकलते हुए बोलता है। लड़की ने कहा, शुभ शुभ बोलो, मैं क्यों मरूं, मेरे दुश्मन मरें, अभी तो मुझे किसी की किस्मत भी फोड़नी है। कह करके शर्माते हुए अपना दुपट्टा मुंह में ले करके चबाने लगती है। रिक्शे वाले ने कहा, ठीक है बहन जी, किसकी किस्मत फोड़नी हो फोड़ो, पर पहले मेरे रिक्शा के सामने से हटो। लड़की, ऐसे कैसे हटूं, मुझे सिविल लाइन जाना है, वहां चलोगे ना कि तो सोच लेना। अभी पुलिस को कॉल लगाती हूँ। अपना मोबाइल उसके सामने करते हुए और लगभग उसे आदेश देते हुए कहती है। रिक्शा वाला ने कहा, अरे बहन जी, ना क्यों कहेंगे, हम तो खुद सुबह से सवारी ही ढूंढ रहे हैं। नरम एवं खुशी के भाव से बोलता है। लड़की ने कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो फिर सिविल लाइन। रिक्शा के सामने से हटते हुए कहती है। रिक्शे वाले ने कहा, पर बहन जी, यहाँ से सिविल लाइन का 150 रुपया किराया लगेगा, पहले ही बता दे रहे हैं, बाद में हमें कोई झिकझिक नहीं चाहिए। लड़की ने कहा, क्या कहा, 150? तुम्हारा रिक्शा है या हवाई जहाज, इतना महंगा किराया है।
रिक्शे वाले ने कहा, बहन जी बिल्कुल वाजिब पैसे बताए हैं, आप चाहो तो किसी और से पूछ लो। लड़की, फिर भी भैया सिविल लाइन के 150 रुपये कौन लेता है? ठीक है 80 रुपये लगा लो। रिक्शा वाला ने कहा, बहन जी आपको रिक्शे में सवारी करनी है, सब्जी नहीं खरीदनी है जो आप अपनी मनमर्जी से भाव तोल कर रही हैं। हम तो क्या, पूरे जयपुर में कोई भी रिक्शा वाला आपको 80 रुपये में यहाँ से सिविल लाइन नहीं लेकर के जाएगा। लड़की ने कहा, अच्छा, सब ने मिलकर के संगठन बना रखा है जनता को लूटने के लिए। रिक्शे वाले ने कहा, बहन जी सुबह सुबह मेरा धंधा खोटी मत करो, मेरी माँ मुझे माफ़ कर दो, कह करके रिक्शा ले करके तेजी से निकल जाता है। लड़की ने कहा, सुनो सुनो, कह करके चुप हो जाती है। 2-3 रिक्शे वाले और आते हैं पर कोई भी सिविल लाइंस के 150 रुपये से कम पैसे लेने को तैयार नहीं होता। आखिरकार थक हार करके निश्चित करती है अब जो रिक्शा आएगी उसमें ही बैठ जाएगी। तभी एक रिक्शा आता है, वो एकदम से चलती ही रिक्शा में बैठ जाती है। रिक्शे वाले ने कहा, दीदी हम सवारी नहीं लेंगे, आप उतर जाओ। लड़की ने कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा? रिक्शे वाले ने कहा, नहीं दीदी। लड़की ने कहा, तो चुपचाप सिविल लाइन से चलो। रिक्शे वाले ने कहा, दीदी पर हमारी बात तो सुनिए। लड़की ने कहा, बात बाद में, पहले चलिए। रिक्शे वाले ने कहा, दीदी हम नहीं जाएंगे। लड़की ने कहा, ठीक है, आप नहीं जाएंगे तो सामने वो ट्रैफिक पुलिस वाले को देख रहे हो ना आप, मैं उनको जा करके बोल देती हूँ कि आप बिना लाइसेंस के रिक्शा चला रहे हैं। रिक्शा वाला घबरा जाता है, वो एक नज़र से पुलिस वाले को देखता है, फिर वापस मुड़ करके मायूसी से पूछता है, दीदी आपको कैसे पता कि आज हम अपना लाइसेंस घर भूल आए हैं? लड़की वो मुस्कुराती है और अपने सामने स्टैंड पर लगे मोबाइल की ओर इशारा करके कहती है, कुछ सेकंड पहले आपके व्हाट्सएप आपकी बेटी का मैसेज हाईलाइट हो रहा था जिसमें लिखा है कि आप अपना लाइसेंस घर भूल गए हैं, अब चलिए जल्दी वरना पुलिस को बुलाऊं। रिक्शा वाला निराशा से रिक्शा स्टार्ट करता है और चलने लगता है। अभी रिक्शा चलते हुए 5 मिनट ही हुए थे कि रिक्शा एकदम से रुक जाता है। लड़की ने कहा, क्या हुआ भैया, रिक्शा आगे क्यों रोक दिया? रिक्शे वाले ने कहा, दीदी रोकी नहीं है, अपने आप रुक गई है, दरअसल इसमें पेट्रोल खत्म हो गया है, हम पेट्रोल भरवाने ही जा रहे थे कि बीच में आपने रोक लिया। लड़की ने कहा, क्या आपको पहले बताना चाहिए था ना कि रिक्शा में पेट्रोल नहीं है? रिक्शा वाला ने कहा, दीदी हम कब से बताने की कोशिश कर रहे हैं पर आप हमारी सुनो तब ना, ऊपर से पुलिस की धमकी और दे डाली। अब आप ही बताओ मरता क्या नहीं करता। लड़की को अपनी गलती का एहसास होता है, वो कहने लगती है, माफी चाहूंगी भैया, मुझे सिविल लाइन जाने की जल्दी है और कोई रिक्शा मिल नहीं रहा था सो मैं आपके रिक्शा में बैठ गई। धमकी देने के पीछे मेरा मकसद आपको परेशान करने का नहीं था। रिक्शे वाले ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, होता है कभी कभी, पर आपको यहाँ तो कोई रिक्शा मिलेगा नहीं और रिक्शा स्टैंड पर जाने के लिए आपको वापस वहीं जाना पड़ेगा, चिंतित स्वर में कहा। लड़की ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप रिक्शा में पेट्रोल भरवाइए और घर जाकर के लाइसेंस ले लीजिए, बिना लाइसेंस वाहन चलाना कानूनी अपराध है। रिक्शे वाले ने कहा, जी दीदी हम भी कभी बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाते, पर आज गलती से घर भूल आए, आप बुरा नहीं माने तो मैं अपने दोस्त को फोन कर दूं, वो भी यही रिक्शा चलाता है, आपको जल्दी पहुंचा देगा। लड़की ने कहा, हाँ ट्राई करके देखिए। रिक्शे वाले ने फोन पर किसी से बात की, कॉल कट करके कहने लगा, दीदी वो यही है, बस 5 मिनट में आ जाएगा यहाँ, तब तक मैं रुकता हूँ यहाँ। लड़की ने कहा, शुक्रिया भैया, पर आप जाएं, मैं इंतजार कर लूंगी उनका। रिक्शे वाले ने कहा, नहीं दीदी आने दीजिए, उसको बस 5 मिनट ही तो लगेंगे। लड़की ने कहा, ओके, कह करके उससे उसके बारे में पूछने लगती है। लगभग 5 से 6 मिनट में एक रिक्शा आकर के उनके पास रुकता है। वो उस रिक्शे वाले के दोस्त की ही रिक्शा होती है। वो लड़की दूसरे रिक्शा में बैठती है और पहले वाले रिक्शे वाले का शुक्रिया अदा करके उसे कुछ पैसे देती है, पर रिक्शा वाला लेने से मना कर देता है। वो काफ़ी कोशिश करता है पर रिक्शा वाला नहीं मानता है। अंत में वो हार मान जाती है और रिक्शे वाले को पैसे की जगह उपहार में दुआएं देती है। रिक्शा चल पड़ता है सिविल लाइंस की ओर। वो घड़ी में वापस समय देखती है, अब 12:15 बज चुके हैं।
उसे एक बार फिर लेट होने का डर सता रहा है। वो मन ही मन कहने लगती है, कितनी बार कहा है पापा से कि उसे एक स्कूटी दिलवा दो ताकि रोज रोज ये रिक्शा ढूंढने के झंझट से तो बच जाए, पर नहीं, पापा को तो मुझे जीवन में सिर्फ एक ही 4 व्हीलर कार देनी है, वो भी मेरी शादी के दहेज में। अजीब है मिडिल क्लास फैमिली के रीत रिवाज भी। जिस लड़की को मांगने पर 50 रुपए भी नहीं देते, उसी की शादी में 50 लाख का दहेज दे देते हैं। वो बाहर से बिल्कुल शांत है, पर अंदर ही अंदर अपने शोर में सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ रही है। ठीक वैसे ही जैसे रिक्शा खाली सुनसान सड़क का सन्नाटा चीरते हुए आगे बढ़ी जा रही है अपनी मंजिल की ओर। रिक्शा सिविल लाइंस में आती है। रिक्शा वाला ने कहा, मैडम आ गया सिविल लाइंस, कहाँ उतरना है आपको? लड़की ने उसे एड्रेस समझाया और रिक्शा आ करके एक घर के बाहर रुकता है। वो उसे पैसे देती है। रिक्शा वाला पैसे लेकर के चला जाता है और वो एक नज़र आसपास बने महंगे बंगलों पर डालती है जो तरह तरह के बेशकीमती पत्थरों से सजाए गए हैं। एक से बढ़कर के एक डिजाइन और आसमान को छूती बहुमंजिला इमारतें। फिर खाली पड़ी सुनसान सड़कों को देखती है जहां दूर दूर तक देखने पर ही इंसान नजर नहीं आता। आमतौर पर अमीर रिहायशी इलाकों में इंसानों को कम और पैसे का रुतबा ज़्यादा नजर आता है। इसके विपरीत मिडिल क्लास रिहायशी इलाकों में भले ही कम पैसे हों, पर सड़कों पर हंसते खिलखिलाते बच्चों के चेहरे जरूर नजर आ जाते हैं। वहां आज भी पैसों से ज़्यादा इंसान का रौब है। वो सोचती हुई घर की ओर आती है। घर के बाहरी दीवारों पर पारंपरिक शेखावटी चित्रकला के चित्र बने हुए हैं। वहां उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर सी नेम प्लेट पर पड़ती है जिसे देख करके लगता है किसी ने अपने हाथों से बनाई है। उस पर लिखा है नया सवेरा। आमतौर पर लोग नेम प्लेट पर अपने परिवार के मुखिया का नाम, परिवार में बड़े ओहदों पर कार्यरत सदस्य का विवरण या अपने इष्ट देव का जिक्र करते हैं, पर यह नेम प्लेट बहुत ही अलग है और इस पर लिखा है नया सवेरा। अपने सवालों में उलझी हुई वो पास में लगी डोरबेल, जो कि किसी मंदिर की घंटी की तरह दिखाई पड़ती है, को बजाती है, पर उसमें बजाने के लिए आधुनिक स्विच लगा हुआ है। डोरबेल में राजस्थानी लोकगीत केसरिया बलम अवनी पधारो म्यारो देश रे बजने लगता है। उसे यह सुन करके आश्चर्य होने लगता है कि इतनी मॉडर्न सोसाइटी में रह करके भी कोई हर छोटी से छोटी चीज में अपनी पारंपरिक संस्कृति को कैसे जीवित रख सकता है। अब उस घर के बारे में, वहां रहने वाले लोगों के बारे में जानने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी। तभी एक व्यक्ति दरवाजा खोलता है। उसकी लंबाई तकरीबन 6 फुट, देखने में एकदम हष्ट-पुष्ट। उसने सफेद शेरवानी पहन रखी है। उसकी शेरवानी पर पीतल के बटन लगे हुए हैं जो सोने की तरह चमक रहे हैं। कमर में लाल रंग का कपड़ा कमर बंद की तरह बांध रखा है। सिर पर लाल रंग का साफा बड़े ही सलीके से बांध रखा है। वो अपने दोनों हाथों को जोड़ करके कहता है, खम्मा घड़ी हुकुम, पधारिए, स्वागत है आपरो नया सवेरा माए। उसकी आवाज काफी रौबदार है। वो भी अपने दोनों हाथों को जोड़ करके उसके अभिवादन को स्वीकार करती है और घर के अंदर आती है। जो व्यक्ति उस दरवाजे के पास बने जूता घर में चप्पल उतारने को कहता है, वो चप्पल उतारती है, वहीं पास में लगे नल से अपने हाथ धोती है। फिर वो दोनों एक छोटे से गलियारे से हो करके एक बड़े चौक में आते हैं। चौक के बीचों बीच तुलसी का खूब सुंदर और बहुत ही घना तुलसी का बिडला बना हुआ है। चौक के एक ओर कृष्ण जी का विशाल मंदिर बना हुआ है तो दूसरी ओर गार्डन, जहां कुछ बच्चे बैठे चित्रकारी कर रहे हैं। वो आदमी उसे सामने बने हुए कमरे की ओर ले जाता है। अंदर में कमरा काफी बड़ा है। हाल की तरह उसमें बैठने के लिए सोफे लगे हुए हैं। वो वहां उसे बैठने का इशारा करता है। वो वहां लगे हुए सोफे पर बैठ जाती है। वो एक नौकर को बुलाता है और चाय नाश्ते का इंतजाम करने को कहता है। आदमी, राम राम हुकुम, म्यारो नाम भवानी सिंह है, बताइए हुकुम, यहाँ कैसे पधारना हुआ, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? लड़की ने कहा, जी मेरा नाम स्वाति है, मैं सिटी एफएम पर रेडियो जॉकी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ गायत्री देवी जी का इंटरव्यू लेने आई हूँ, क्या आप उन्हें बुला देंगे? भवानी सिंह ने कहा, जे तो थाने घड़ी
चोखी बात सुनाई इंटरव्यू वाली। महा की मासा ने आपने जीवन में घड़ा संघर्ष किया से लोगा ने पता लगनु साए बाके 12 में। स्वाति जी, हम भी यही चाहते हैं कि लोग गायत्री जी के संघर्ष के बारे में जानें और उनसे प्रेरणा ले करके उनकी तरह कार्य करें। भवानी सिंह पास में रखे टेलीफोन को उठाता है, फिर किसी से बात करने लग जाता है। तब तक एक दास चाय नाश्ता लेकर के आता है। भवानी सिंह कहता है, हुकुम, आप ये ले लीजिए। चाय नाश्ता करने का इशारा करता है। मासा अबार आवे से स्वाति पहले मना करती है, पर भवानी सिंह के फोर्स करने पर चाय उठा के पीने लगती है। स्वाति मिडिल क्लास में पली बड़ी होनहार लड़की है। बचपन से ही उसकी रुचि पत्रकारिता के क्षेत्र में रही है। स्वाति को बोलने की बहुत आदत है, या यूं कह लीजिए कि बोलना स्वाति की लत है। वह चुप नहीं रह सकती। अपनी इसी आदत के कारण उसका चयन रेडियो जॉकी के तौर पर हुआ है। उसने सोचा था कि आरजे बनने के बाद उसे बड़े बड़े अभिनेताओं से मिलने का मौका मिलेगा, स्पेशली वरुण धवन से, पर करियर के शुरुआती दौर में उसे इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे उसका अंदाजा उसने नहीं लगाया। खैर, मिडिल क्लास बच्चों को शुरू से ही मेहनत और संघर्ष करने की आदत होती है। बस स्वाति भी संघर्ष करते हुए अपने करियर की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए सफर कर रही है। स्वाति मन में कुछ सोचती हुई चाय पी रही है। भवानी सिंह उसे चाय पीता हुआ देख रहा है। स्वाति ने लाइट पिंक कुर्ती के साथ रिपर्ड जीन्स पहन रखी है। आंखों में हल्का काजल, ओंठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक, एक हाथ में घड़ी पहनी हुई है और बालों को खुला रखा हुआ है। एक छोटा सा डिजाइनर पर्स, वॉइस रिकॉर्डर, डीएसएलआर कैमरा, मोबाइल जो उसने सामने रखी मेज पर रख दिया है। भवानी सिंह छोटी सी छोटी चीजों को बड़ी गहराई से नोटिस कर रहा है। अपनी ओर घूरता पा करके देख स्वाति भवानी सिंह से पूछती है, क्या हुआ? भवानी सिंह ने ना में गर्दन हिला देता है और दूसरी ओर झांकने लगता है। तभी एक नौकर आकर के भवानी सिंह के कान में कुछ कहता है। भवानी सिंह उसे जाने का आदेश देता है और स्वाति की ओर मुखातिब होकर के कहता है, भवानी सिंह, मासा अभी किसी काम में व्यस्त हैं, उन्हें तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। आप चाहें तो बाद में आ सकती हैं इंटरव्यू लेने। 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा उस बुढ़िया का? चल स्वाति, चल भाग चलते हैं यहाँ से। बॉस को कह देंगे बुढ़िया ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। लेकिन उस खड़ूस बास ने बुढ़िया को कॉल करके पूछ लिया तो तेरा क्या कालिया मतलब गोरिया मतलब स्वाति, वेट करना ही ठीक रहेगा। पर इस विलन से कैसे बचूं? जब से आई हूँ घूरे जा रहा है जैसे जिंदगी में पहली बार कोई लड़की देखी है। क्या सोचा था कि वरुण धवन का इंटरव्यू होगा, वो मेरे सामने बैठे बैठे मुझे घूरेंगे, पर वो मुझे घूरेंगे क्यों? वो तो प्यार से देखेगा ना। स्वाति अपने मन में बातें करते हुए खुद ही मुस्कुरा रही है। भवानी सिंह जब स्वाति को ऐसे देखता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। वो स्वाति से पूछता है, क्या हुआ? पर स्वाति तो स्वाति है, अपने आप में खोई हुई है। तभी भवानी सिंह जोर से चिल्लाता है, क्या हुआ स्वाति जी? स्वाति की तंद्रा टूटी और वो हड़बड़ाई में बोली, कुछ नहीं वरुण धवन जी, मेरा मतलब है। क्या नाम बताया था आपने? जी भवानी सिंह। भवानी? स्वाति ने कहा, हाँ भवानी सिंह। फिर आपने क्या सोचा है? स्वाति ने कहा, किस बारे में? भवानी सिंह उसे शक की निगाहों से देखता है कि यह रेडियो जॉकी है भी या कोई बहरूपिया है जो रेडियो जॉकी बन करके आई है। फिर कहता है, आप यहाँ मासा का इंतजार करेंगी या बाद में पधारेंगी इंटरव्यू लेने? वापस जाऊंगी तो उस खड़ूस बास की 10 बातें सुनने पड़ेंगी। यहाँ रहूंगी तो यह घूरेगा। यहीं रहती हूँ, क्या पता बास खुश हो जाए और नेक्स्ट इंटरव्यू वरुण धवन का लेने को मिले और इसके लिए कुछ भी सहना पड़े तो मैं सह लूंगी। काफी सोच विचार कहती है कि मैं यहीं रह करके गायत्री जी का इंटरव्यू करूंगी। भवानी सिंह ने कहा, हाँ आप प्रतीक्षा कीजिए, मासा जल्दी आ जाएंगे। स्वाति ने कहा, आप गायत्री जी को मासा कहते हैं, मतलब वो आपकी माँ है, राइट? भवानी सिंह ने कहा कि मासा मेरी सगी माँ, कोड़ी पड़ सगी माँ सू भी बढ़ करके है मारो वास्ते। वो मड़े बहुत ही लाड करहे कदे मने म्यारा माँ, बापू री कमी महसूस कोड़ी होवे देवे से। पढ़ थे जे बताओ थाने म्यारी भाषा पल्ले भी पड़े से या इंसान ही मुंडो हिला हिला रे। स्वाति ने कहा, जी मुझे समझ में आ रहा है। भवानी सिंह ने कहा, जे ठीक से फिर मु राजस्थानी ही बालू हूँ। भवानी ने कहा, आज
रे जमाने मायर कोई रेडियो सुने से थी। स्वाति ने घूर करके खा जाने वाली नजरों से देखा। भवानी ने मन ही मन सोचा, मर गए, क्या पूछ लिया। उसने डर के मारे अपने चेहरे पर ला करके वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। स्वाति ने कहा, जी सुनते हैं, बहुत से लोग आज भी रेडियो सुनते हैं। भले ही धीरे धीरे रेडियो की लोकप्रियता कम हो रही है, पर आज भी बहुत से लोगों के दिल की धड़कन है रेडियो। उनकी सुबह मॉर्निंग सोच से होती है और रातें रेडियो पर प्रसारित गजल सुन करके। आज भी नए गानों का पहला प्रीमियर रेडियो पर होता है। आज भी फिल्मकार अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए रेडियो का माध्यम सुनते हैं। आज भी कई जवां दिल सिर्फ आरजे की आवाज़ सुन उनके लिए धड़कते हैं। भले ही रेडियो को सुनना लोगों ने कम कर दिया है, पर आज भी रेडियो नए पुराने और श्रोताओं की पसंद को ध्यान में रख करके गाने प्रसारित कर रहा है। आरजे अपने श्रोताओं की समस्या पर बात करते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। आम आदमी की समस्याओं को मंत्रियों तक पहुंचाते हैं। वक्त के साथ रेडियो भी बदल रहा है। अब आरजे एक बंद कमरे की आवाज़ बन करके नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने श्रोताओं से जुड़ रहा है। अब आप खुद ही बताएं, क्या आपकी लॉन्च ड्राइव रेडियो के बिना पूरी है? क्या आप ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन लाइट होने का इंतजार करते हुए रेडियो नहीं सुनते हैं? भवानी सिंह ने कहा, आपने तो मुझे निशब्द कर दिया स्वाति जी। स्वाति ने कहा, लोकप्रियता कम होने से किसी की महत्ता कम नहीं होती है। भवानी सिंह ने कहा, आपने तो 100% सही बात कही है। वैसे ना एक बात कहूँ, आप ना बिल्कुल मासा की तरह बात करती हो। तभी बाहर से बच्चे शोर मचाते हुए हाल के अंदर आते हैं। भवानी सिंह सबको चॉकलेट देता है। भवानी सभी के साथ हंस खेल करके बात कर रहा है। एक दो बच्चे भवानी की गोद में बैठ जाते हैं, कुछ उसके आसपास बैठ जाते हैं। भवानी उन सभी से बातें कर रहा है। कभी वो सबको हंसाने के लिए तरह तरह का मुंह बनाता है, तो कभी एकदम डरावनी शक्ल बना करके सबको डराने की कोशिश कर रहा है। स्वाति को इस समय वो किसी छोटे बच्चे की तरह दिखाई पड़ रहा है। वह तो भवानी का यह रूप देख करके आश्चर्यचकित हो गई। इतना सख्त और रौबदार दिखने वाला इंसान का ऐसा भी रूप हो सकता है। भवानी सिंह ने कहा, जे थे सबड़े आज खाड़ो कौनी जिमड़ो से के बड़ा शैतान हो गया था सब। भवानी सिंह बोल ही रहा था कि छोटी सी बच्ची भवानी के कान में कुछ डालती है, जिससे भवानी एकदम से हड़बड़ा जाता है। सब बच्चे उसका चेहरा देख करके हंसने लगते हैं। इस बार स्वाति को भी हंसी आ जाती है। वो लड़की स्वाति की तरफ आती है और अपनी छोटी सी आंखों को बड़ा करके उसे घूरने लगती है और कहती है, लड़की भाईसा जे गोरी गोरी मेम कुड़ से अट्ठे के करी से। भवानी सिंह, लाडो जे रेडियो आली मैडम से मासा रो इंटरव्यू लेने वास्ते अट्ठे पधारी है। लड़की ने कहा, तो जे बात से आई नाम है थाको? स्वाति से पूछती है। स्वाति को बहुत ही प्यारी लग रही है। वो उस लड़की के गाल को प्यार से सहलाती है और कहती है, मेरा नाम स्वाति है, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? लड़की ने नहीं कह करके मुस्कुराते हुए भाग जाती है। भवानी उसे आवाज लगाता है, लाडो लाडो, पर वो पल में ही आंखों से ओझल हो जाती है। भवानी सिंह, माफी चाहता हूँ, सबकी लाडली है ना, इसलिए थोड़ी शरारती है। इसका नाम खुशी है, प्यार से सब इसे लाडो कहते हैं। स्वाति ने कहा, बहुत ही प्यारी बच्ची है, इसका नाम इसके व्यक्तित्व से भी मिलता है। माहौल खुशनुमा हो गया इसके आने से। भवानी सिंह ने कहा, जी सही कहें, वो पूरे दिन घर में घूमती रहती है, यहाँ वहाँ इसकी पायल की आवाज़ से ही जे घर चहके है। भवानी सब बच्चों को खाना खाने को बोल करके भेज देता है। वो स्वाति से भी कहता है खाना खाने के लिए, पर वो मना कर देती है। बच्चों के आने से स्वाति सहज महसूस कर रही है। स्वाति भवानी से पूछती है। स्वाति ने कहा, ये सब यहीं रहते हैं? भवानी ने कहा, जी यह सब अट्ठे ही रहवे से। स्वाति ने कहा, इनके मम्मी पापा कहाँ हैं? भवानी ने कहा, स्वाति जी इस दुनिया में सबके माँ बापू कोड़ी होवे से। कुछ को भगवान छीन लेते हैं, कुछ खुद ही अपने आप ही अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं। मासा ही इनकी माँ और बापू हैं। स्वाति ने कहा, मतलब कोई माता पिता अपने बच्चे से दूर क्यों होना चाहेगा? भवानी सिंह ने कहा,
ये तो थाने या का माँ बापू ही बता सकते हैं। स्वाति ने कहा, मैं नहीं मानती कि कोई माता पिता अपने बच्चे को खुद से दूर कर पाएंगे। माँ तो छोटी सी खरोंच आने पर भी अपने बच्चे के लिए कितना दुखी हो जाती है। वो कैसे रह पाएगी दूर अपने कलेजे के टुकड़े से। भवानी सिंह ने कहा, मैं था की बात सुसहमत हूँ, पर थे मन ने जे बतायो कि आए दिन अखबार में खबर आवे से कि 2 दिन की बच्ची को कचरे के डब्बे में फेंक दिया, 3 साल के लड़के को सार्वजनिक स्थान पर फेंक दिया। ये सब झूठी से के? स्वाति ने कहा, नहीं। भवानी सिंह ने कहा, बस ये सब वही बच्चे हैं जिनके माँ बापू या तो हादसे में मारे गए या फिर इन्हें लावारिस फेंक दिया गया। मासा ने इन सब की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। वही इनकी जिंदगी में नई सुबह लेकर के आई हैं। वो चाहती हैं कि यह सब पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़े हों, इस काबिल बने कि जिसने इन्हें लावारिस सड़क पर मरने के लिए अकेला छोड़ा है वो अपने किए पर शर्मिंदा हो सके, उसे महसूस हो कि उसने क्या खोया है। अब निशब्द होने की बारी स्वाति की थी, जिसे वो गायत्री देवी को वो सिर्फ एक बुढ़िया समझ रही थी, वो तो सच में महान निकली। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब उसे घर के बाहर नेम प्लेट पर लिखे नया सवेरा का मतलब समझ आया। स्वाति ने कहा, बहुत ही महान है आपकी मासा, पता नहीं कब दर्शन होंगे मुझे उनके। भवानी सिंह ने कहा, आ जाएंगे, पर थे तब तक वह फोटो में मासा को देख सके हो। सब ने दीवार पर लगी फोटो की तरफ इशारा किया। सामने दीवार पर लगी फोटो की तरफ इशारा करता है। स्वाति दीवार की तरफ जा करके देखती है। राजपूती पोशाक पहने एक महिला कुर्सी पर बैठी है। उसका नया नक्श काफी सुंदर है। वो उस तस्वीर में खो सी जाती है। तभी ठीक पीछे से किसी महिला की रौबदार आवाज आती है। महिला ने कहा, जे इतना घूर काहे देख रहिया, तो नजर लगवा के मन ने। स्वाति पीछे मुड़ती है। सादे काटन की राजपूती पोशाक पहने एक बुजुर्ग महिला खड़ी है। उसकी उम्र लगभग 60-62 दिखाई पड़ती है। चेहरे पर हल्की झुर्रियां हैं, माथे पर चंदन का तिलक और सिर पर ओढ़ना ओढ़ रखा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है, शरीर में नवयुवती सी स्फूर्ति है। उसके चेहरे में प्यारा सा आकर्षण है, जिसमें स्वाति उसमें बिल्कुल खो सी गई। यह वही तस्वीर वाली महिला दिखाई पड़ रही है। मतलब यह है गायत्री देवी। वो मन में बड़बड़ाती है, गायत्री जी, जे थन्ने सांप सूंघ गयो के छोरी हाले क्यों कोड़ी। स्वाति ने कहा, जी नमस्कार। अपने दोनों हाथों को जोड़ करके कहती है, मेरा नाम स्वाति है, मैं सिटी एफएम की तरफ से आई हूँ आपका इंटरव्यू लेने। गायत्री देवी ने कहा, खम्मा घड़ी छोरी, खुश रहे, चल बैठ। बैठा के फिर पूछ जो तन्ने जो पूछड़े हैं। बड़े प्यार से स्वाति के सिर पर हाथ फेरती हुई कहती हैं। स्वाति ने कहा, हाँ, और फिर वो दोनों आकर के पीछे सोफे पर बैठ जाती हैं। स्वाति और गायत्री जी आकर के सोफे पर बैठ जाती हैं। भवानी सिंह पहले से ही वहां बैठा हुआ है। गायत्री जी स्वाति से कहती हैं, जे छोरी मुधारू सु माफी चाहूं मारू वजह से थाने घड़ो इंतजार करने पड़ो। उनके चेहरे पर पश्चाताप के भाव झलक रहे हैं। स्वाति ने कहा, नहीं, आप मुझसे माफी मांग करके मुझे शर्मिंदा ना करें। गलती तो मेरी है कि मैं तय समय से देरी से आई हूँ, प्लीज सॉरी। स्वाति ने बड़े प्यार से गायत्री जी को देखते हुए कहा। गायत्री जी ने कहा, जना तो हिसाब बराबर हो गयो छोरी, कह करके हंसने लगती है। स्वाति भी मुस्कुरा जाती है। भवानी गायत्री जी की तरफ देख करके हल्का सा मुस्कुरा देता है। गायत्री जी भवानी सिंह की ओर मुखातिब हो करके उससे कहती हैं, गायत्री जी, जे भवानी आ रेडियो आली मैडम री, आओ भगत ठीक से करायो की कोड़ी। भवानी सिंह ने कहा, जी मासा, मन ने तो खूब आओ भगत करी, पर आ मैडम जी ही शर्मावे से आई लियो की कोड़ी, बस चाय पीसी। गायत्री जी अब स्वाति की ओर मुखातिब हो करके कहती हैं। गायत्री जी ने कहा, छोरी जे का सुन रही हूँ, थाने रेडियो आला होर भी शर्मावे से, जे तो गलत बात से। एक बात गांठ बांध ले छोरी, खाबा पिया में जो करे शर्म उरा फूटे करम, म्यारो लिए म्यारा अतिथ ठाकुर जी रो, समान होवे अड़ मैं बाने बिना खाए अट्ठे सु जावा कोणी दू। स्वाति ने कहा, थैंक यू सो मच।
मुझे इतना प्यार और मान सम्मान देने के लिए। दरअसल मैं घर से खाना खा करके आई थी, इसलिए मुझे भूख नहीं है। गायत्री जी ने कहा, जना ठीक से थे, महासु वादो करो कि खानो खार ही अट्ठे सु जावेला। स्वाति ने कहा, ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि खाना खा करके जाऊंगी। अब खुश। गायत्री जी का प्यार देख करके स्वाति मना नहीं कर पाई और मन ही मन सोचने लगी कि आज के जमाने में भी मेहमान का इतना आदर सत्कार कौन करता है, कौन एक अजनबी को इतना आदर सम्मान देता है। दिल की भली इंसान लगती हैं गायत्री जी। गायत्री जी ने कहा, हाँ अब सब ठीक है। और मन्ने तो बता कि थे मारो इंटरव्यू क्यों लेना चाहे हो, इससे को कर दियो मन्ने की बात रो इंटरव्यू। मैं तो साधारण सी महिला सू, फिर म्यारो बारे में क्यों जाने चाहे हो थे। स्वाति ने कहा, आप निश्चिंत हो जाएं, मैं आपके मन में चल रहे सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से सुनिए। गायत्री जी और भवानी सिंह दोनों गंभीर और एकाग्र हो करके स्वाति की बात सुनने लगे। फिर स्वाति ने कहना शुरू किया। स्वाति ने कहा, सिटी एफएम पर बहुत ही जल्द एक शो प्रसारित होने वाला है जिसका नाम है जिंदगी कलाकार की। यह शो हर रविवार को शाम 5 से 8 बजे तक रेडियो पर प्रसारित होगा, जिसे मैं यानी आरजे स्वाति होस्ट करूंगी। स्वाति बोल ही रही होती है कि बीच में भवानी सिंह बोल पड़ता है। भवानी सिंह ने कहा, जे तो धड़ी चोखे बात से मैं तो सारा शो सुनूला। अरे मासा ने भी सुनाऊला। क्यों मासा, थे भी सुनेगा ना, आंखों में चमक भरते हुए कहता है। गायत्री जी और मासा उसे घूर करके देखती हैं, तब उसे समझ आता है कि वो खुशी के कारण फ्लो में बीच में ही बोल पड़ा। वो स्वाति को बोलने को कहता है और खुद चुप होकर के बैठ जाता है। स्वाति फिर से बोलना शुरू करती है। स्वाति ने कहा, इस शो के माध्यम से हम उन हजारों लाखों छोटे बड़े कलाकारों को मंच प्रदान करेंगे जिन्होंने अपनी कला के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है। इस मंच के माध्यम से कलाकार न केवल इस शहर में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकेंगे, अपने कला का प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय पर कर सकेंगे। एक मध्यम वर्गीय कलाकार को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन समस्याओं के बाद भी वो निरंतर अपना काम करता रहता है। वो कैसे अपनी निरंतरता को बनाए रखता है, कैसे अपने आप को प्रेरित करता है, उसके संघर्ष से हम दुनिया को परिचित करवाएंगे। बड़े बड़े कलाकारों के जीवन में तो बहुत सी किताबें, आर्टिकल लिखे जाते हैं, उनके जीवन पर बायोग्राफी बनाई जाती है। इंटरनेट पर मात्र उनका नाम टाइप करने पर उनके जीवन की सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। उनके प्रशंसकों को उनके बारे में सब पता होता है। कई प्रशंसक को तो उनकी पूरी दिनचर्या तक पता रहती है। वहीं लोकल कलाकारों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। कई ऐसे कलाकार हैं जो अपना पूरा जीवन कला को समर्पित कर देते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग उन्हें जान पाते हैं। कई बार तो उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उनकी कला में कमी है या वो मेहनत नहीं करते हैं, बल्कि वो तो बड़े कलाकारों से दुगनी मेहनत करते हैं और उनकी कला तो अद्भुत होती है। कई बार उन्हें ऐसा मंच नहीं मिल पाता जो उन्हें पहचान दिला सके। हम चाहते हैं कि कलाकार अपने पूरे जीवन के संघर्ष के बारे में हमें बताएं, ताकि हम दुनिया को उनके संघर्ष से अवगत करवा सकें। बस इसी शो की पहली लोक कलाकार होंगी आप गायत्री जी। आपने 73 वर्ष की उम्र में भी अपनी कला को जीवत रखा है। जहां आपकी उम्र में लोग अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो करके भक्ति भाव में अपना जीवन जीना चाहते हैं, वहीं आपने इस उम्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। एक महिला के होने के नाते आपको अपने जीवन में कितने संघर्ष करने पड़े होंगे, इन सब के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो क्या आप हमारे इस प्रयास में हमारी सहयोगी बनेंगी? क्या आप हमारे साथ अपने पूरे जीवनी को साझा करेंगी? स्वाति ने बड़े ही आराम से गायत्री जी को अपने शो के बारे में समझाया। गायत्री जी और भवानी सिंह दोनों टकटकी लगा करके बड़े गौर से स्वाति की बातों को सुन रहे हैं। गायत्री जी ने कहा, छोरी जे तो हाने 100% हाची यानी सच्ची बात कही। मेरा जिसा कलाकार ने घना संघर्ष करना पड़े सी। अरे मानने लगे से आम आदमी रे जीवन रो दो जो नाम ही संघर्ष होवे सो मुँह थारे सागे काम करन वास्ते राजी सु पण मन्ने जे रेडियो माथे बोलनो कोणी आवे। स्वाति
गायत्री जी की बात सुन करके मुस्कुराने लगी और कहती है, आप यह मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको सिखा दूंगी। गायत्री जी ने कहा, जरा ठीक से। यह सुन करके स्वाति और भवानी सिंह एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि यह सवाल कुछ देर पहले यही सवाल भवानी सिंह ने स्वाति सिंह से किया था। भवानी सिंह ने कहा, सुने से मासा धड़ा जना सुने से अण जो कोड़ी सुने वाने, ये मैडम जी तकुल की मास्टरनी जिसा लंबा लंबा लेक्चर दे रहे सुनावे से। भवानी सिंह की बातें सुन करके गायत्री जी हंसने लगती हैं और भवानी भी खिलखिलाने लगता है। स्वाति थोड़ा गुस्सा हो जाती है और खा जाने वाली नजरों से भवानी को देखती है। गायत्री जी स्वाति के हाव भाव से समझ जाती हैं कि उसे भवानी की बात हर्ट कर गई है, तो वो स्वाति से कहती हैं। गायत्री जी ने कहा, गुस्सा मती हो छोरी, जे पागल सो ईशान ही मजाक करहे, मनसू कोड़ी लाग्यो इरी बताने। स्वाति ने कहा, हाँ भले ही आज रेडियो कम लोग सुनते हों, लेकिन हम अपने श्रोताओं की पसंद का पूरा ख्याल रखते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं। हम जिंदगी कलाकारों की शो को रेडियो पर तो प्रसारित करेंगे ही, उसके साथ इस शो को वेब सीरीज की तरह बनावेंगे, जिसका प्रसारण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब वीडियोज के माध्यम से भी किया जाएगा। साथ ही इसके छोटे छोटे वीडियोज जैसे फेसबुक, रेडियो, इंस्टाग्राम रील्स, मोटिवेशनल स्टेटस बना करके इसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। गायत्री जी ने कहा, जे तो घड़ी चोखी बात से तो कद शुरू करनी से इंटरव्यू री प्रक्रिया। स्वाति सिंह ने कहा, जी हम तो कब से तैयार हैं, हमें बस आपकी सहमति का इंतजार था, जो हमें मिल गई है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो हम कल से ही शो शुरू कर दें। गायत्री जी ने कहा, जे मनने के ऐतराज हो सी थाने जद ठीक लागे शुरू कर ले। स्वाति ने कहा, जी अब मैं चलती हूँ, कल 11 बजे फिर से आऊंगी, तभी शुरू करेंगे इंटरव्यू। आपसे मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा। गायत्री जी, ठीक से पण थे कछ भूल रहे हो? स्वाति ने कहा, क्या भूल रही हूँ मैं? गायत्री जी ने कहा, थे मारो सुवादा किया सा कि ये खाड़ो खार ही अट्ठे से जावेला। स्वाति ने कहा, हाँ आपसे वादा किया था कि मैंने, पर ट्रस्ट मी मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है और मेरे शो का टाइम भी होने वाला है, प्लीज अभी मुझे जाने दीजिए, मैं फिर कभी खा लूंगी। गायत्री जी ने कहा, जे तो गलत बात से थे तो वादा करके मुकर गया। स्वाति ने कहा, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ खाना खाने रुकी तो मुझे शो के लिए देर हो जाएगी और उस खड़ूस बात को सुनाने का मौका मिल जाएगा। मन ही मन कहती है। दोनों आपस में छोटी सी बात पर मीठी सी बहस किए जा रही हैं। भवानी सिंह बैठा बैठा कभी गायत्री जी को देखता है तो कभी स्वाति को देखता है। उन दोनों को देखते देखते अचानक उसकी नजर चाय के खाली कप पर पड़ी और वो दोनों के बीच में बोल पड़ा। भवानी सिंह ने कहा, आप दोनों की समस्या का हल मेरे पास है। स्वाति और गायत्री जी दोनों एकदम से भवानी को देखती हैं और एक साथ कहती हैं, क्या काई? भवानी सिंह ने कहा, मासा आप चाहो हो कि मैडम जी अब्बे कुछ खार जावे। गायत्री जी हाँ करती हैं। अरे मैडम जी थाने देरी होए से? स्वाति हाँ कहती है। तो थे अट्ठे सु चाय नाश्तो कर चले जायो, इसे थानी देरी भी कौन हो सी? अरे मासा ने दियो बचन भी कौन टूटियो। गायत्री जी ने कहा, जे सही है, इससे कर छोरी, तू चाय नाश्ता कर ही अट्ठे सु जावे। स्वाति जो चाय की शौकीन है वो भला चाय के लिए कैसे मना कर सकती है? उसने हाँ कर दी। नौकर को बुला करके चाय नाश्ता लाने को आदेश दिया गया। कुछ देर में चाय नाश्ता आ गया। स्वाति ने चाय नाश्ता खत्म करके गायत्री जी से जाने की इजाजत ली। इस बार गायत्री जी ने खुशी खुशी स्वीकृति दे दी। स्वाति घर से बाहर आई। इस बार उसकी किस्मत अच्छी है कि उसे पहली बार में रिक्शा मिल गया। वो अपने आप ही आती है, अपने बॉस से मिल करके गायत्री जी के घर पर जो जो हुआ सब बताती है। गायत्री जी ने शो में सहयोग करने के लिए हाँ कर दी है। इस बात से उसके बॉस काफ़ी खुश होते हैं और उसे शाबाशी भी देते हैं। स्वाति बास के केबिन से बाहर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कान है। भले ही अरुण धवन के साथ नहीं, किसी और के साथ ही सही, उसे शो करने का मौका तो मिला। उसके शो का टाइम हो गया तो वह शो स्टार्ट करती है। लगभग 1 घंटे बाद वो चाय पीने के लिए बाहर आती है। कैंटीन में जा कर के चाय ऑर्डर कर, तभी उसकी फ्रेंड जो कि उसी के ऑफिस में आरजे है
अंकिता आती है। अंकिता ने कहा हाय स्वाति। स्वाति ने कहा हे अंकिता, नथिंग यू से। अंकिता ने कहा सेम हेयर। बाय द वे, आज तुम शो के लिए किसी से मिलने वाली थी ना? शो कैसी रही मीटिंग? स्वाति ने कहा अच्छी थी। अंकिता ने कहा देन क्या सोचा है, शो में वरुण धवन आएंगे? कह करके हंसने लगी। स्वाति ने कहा आई डोंट नो बट शो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अंकिता ने कहा लेट्स सी। स्वाति ने कहा हाँ। तभी उसकी मोबाइल में अलार्म बजने लगता है। वो अंकिता से कहती है टाइम्स अप डियर, मैं चलती हूँ, मुझे ऑन एयर होना है। अंकिता ने कहा हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शो। स्वाति ने कहा थैंक यू सो मच कह करके चली जाती है। वहीं दूसरी ओर भवानी सिंह रेडियो के सामने पिछले 10 मिनट से बेताबी से बैठा है। रेडियो पर कभी गाने आते हैं तो कभी विज्ञापन। वो निराश होकर के मन ही मन कहने लगता है ये रेडियो मारे पल्ले क्यों कोड़ी पड़े, जड़ा मन ने कोई गानो सुनावे होवे तब ही दूजो गाने सुनावे हैं। और आज मन ने मैडम जी री आवाज सुननी से तो आज ये गाना सुनावे से लगे जे रेडियो उल्टो पैदा हुए सी। तभी रेडियो पर स्वाति जी की आवाज आती है गुड इवनिंग जयपुर, आप सुन रहे हैं 96 सिटी FM, मेरे यानी आरजे स्वाति के साथ शो है बिंदास इवनिंग। तो जयपुर राइट्स अपना मोबाइल लेकर के तैयार हो जाइए। तो जयपुर इट्स अपना मोबाइल लेकर के तैयार हो जाइए। 2969-696 नंबर पर फटाफट कॉल लगाइए और बताइए शहर से जुड़ी अतरंगी समस्या, जिसका हम करेंगे सतरंगी समाधान। तब तक के लिए ये गाना सुने। ये सुन लेना, सुन मेरा कहना तू ओह। भवानी सिंह के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो गाने की पंक्तियां गुनगुनाने लगता है। स्वाति शो समाप्त करके घर जाती है और अपनी मम्मी का हाथ घर के कामों में बटाती है। अगले दिन सुबह स्वाति घर के बाहर चौराहे पर ऑटो का इंतजार कर रही है। तभी 4-5 गुंडे आते हैं और स्वाति के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। स्वाति को देख करके गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। एक लड़का स्वाति के बिल्कुल नज़दीक खड़ा हो जाता है। स्वाति घबरा जाती है, उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। वो अपने आसपास देखती है, सड़क पर सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। स्वाति लड़के को धक्का दे करके भगाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा लड़का स्वाति का हाथ पकड़ करके उसे रोक लेता है। स्वाति उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर उस लड़के की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो नाकाम रहती है। वो लड़का गंदी सी हंसी हंसता है, हाथ छुड़ा करके कहाँ तक जाओगी रानी, यह आपुन का इलाका है, यहाँ के राजा हैं हम। सब गुंडे हंसने लगते हैं। स्वाति के सिर में उन सब की हंसी किसी धारदार हथियार से चुभ रही है। वो कहती है जानते नहीं हो तुम सब कि मैं आरजे हूँ, मुझसे पंगा बहुत भारी पड़ने वाला है तुम्हें। आरजे होगी तुम अपने रेडियो की, यहाँ तो आपुन का ही गाना बजता है, जिसकी धुन पर पूरा जयपुर नाचता है। अपने दूसरे हाथ से बंदूक निकाल करके कहता है। बंदूक देखते ही स्वाति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ पैरों में अजीब सी कंपकपी होने लगती है। डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा है। स्वाति समझ जाती है अब उसका बचना नामुमकिन है। वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है। स्वाति उन गुंडों की तरफ देखती है, सभी ललचाई नज़रों से उसे देख रहे हैं। उनकी नज़रों में इतनी हैवानियत भरी है कि स्वाति को शर्म और गुस्सा आ रहा है। उसका मन कर रहा है सबको यहीं के यहीं मार दे, लेकिन वो अकेली है, वो गुंडे 6 हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है जो उनमें से सबसे छोटा है, भाई क्या मस्त माल हाथ आया है, आज तो कसम से हीरा है हीरा, लगता है बनाने वाले ने बहुत ही फुर्सत में बनाया है। स्वाति को ऊपर से ले करके नीचे तक खा जाने वाली नज़रों से देखता है, फिर कहने लगता है भाई आपुन को भी मिलेगा ना आज चांस। वह लड़का जिसने स्वाति का हाथ पकड़ा हुआ है हंस करके कहता है छोटू चिंता मत कर, केक कटेगा तो सब में बटेगा। स्वाति के करीब आ करके बंदूक उसके गालों पर फेरने लगता है। स्वाति को उससे घिन आ रही है, पर स्वाति की हालत अभी पिंजरे में कैद पंछी की तरह है। वो कैद से बाहर आने की नाकाम कोशिश कर रही है, बाहर आने के लिए छटपटा रही है, पर अंत में उसके हाथ निराशा ही लग रही है। वही वो सब गुंडे भूखे जानवर की तरह ललचाई नजरों से स्वाति को देख रहे हैं। वो लड़का स्वाति के और करीब आता है। स्वाति पीछे होने की नाकाम कोशिश करती है, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं और वो अपने हाथ पैर मार रही है, पर सब नाकाम है। स्वाति
आदमी स्वाति के विरोध के बाद भी उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके ओंठ स्वाति के गाल को छूने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि इतने में रॉयल एनफील्ड की रौबदार आवाज़ उस सन्नाटे को चीरती हुई उनकी ओर बढ़ रही होती है। बुलेट की आवाज़ सुनते ही सभी गुंडे सकपका जाते हैं और छिपने की जगह खोजने लगते हैं। वो आदमी स्वाति से दूर होता है। स्वाति को मन ही मन तसल्ली होती है, लेकिन डर अभी उसके चेहरे पर झलक रहा है। खाली सड़क होने के कारण उन्हें छिपने की जगह नहीं मिल पाती। इतने में ही बुलेट उनके नज़दीक पहुंचती है। इतने आदमी और अकेली लड़की देख करके बुलेट वाले को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने बुलेट रोक ली। हड़बड़ाहट में गुंडे ने स्वाति के सिर पर बंदूक तान दी। वो बुलेट वाला आदमी एकदम से नीचे बैठ जाता है। स्वाति उसे देखती है। दिखने में 6 फुट का लंबा चौड़ा रौबदार आदमी, पर उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उस आदमी ने अपने चेहरे पर हेलमेट लगा रखा है। वो मन ही मन सोचती है, इतना रौबदार आदमी बिना मुझे बचाने के प्रयास किए बिना ही एकदम से ही बैठ गया। तभी एक पत्थर आता है और उस आदमी के हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। साथ ही उसके हाथ में चोट भी लगती है। वो अपने को संभालता ही है कि स्वाति बंदूक अपने हाथ से उठा लेती है। इतने में ही नीचे बैठा आदमी कहने लगता है, क्या समझे थे अकेली लड़की खुली तिजोरी होती है? भूल गए यह जयपुर है। यहाँ की हर लड़की दुर्गा माँ के समान पूजनीय होती है। कह करके उस गुंडे को मारने लगता है। उसके साथी भी आ करके उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं। वो बुलेट वाला आदमी सबको खूब मारता है। बहुत देर तक उन गुंडों और बुलेट वाले के बीच में लड़ाई होती है। अंत में सभी गुंडे जमीन पर गिर जाते हैं। वो बुलेट वाला आदमी स्वाति के पास आता है, जो डर के कारण पेड़ के पीछे छुपी हुई है। स्वाति के पास आ करके कहता है, घबराइए मत, अब आप सुरक्षित हैं। देखिए सब बेहोश हैं। स्वाति एक नज़र जमीन पर पड़े गुंडों को देखती है और उस आदमी की ओर देख करके कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। उसके चेहरे से साफ झलक रहा है वो अभी भी डरी हुई है। आदमी, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, यह तो मेरा कर्तव्य है। वैसे आपको कहीं जाना है? अगर आपको ठीक लगे तो मैं छोड़ दूं आपको। स्वाति ने कहा, नहीं थैंक्स, मैं चली जाऊंगी अपने आप, पर क्या मैं आपका चेहरा देख सकती हूँ? आदमी ने कहा। थोड़ी देर कुछ सोचता है और कहता है, श्योर। वो अपना हेलमेट उतारता ही है कि इतने में स्वाति को कोई जोर से हिलाता है और वो एकदम से बैठ ही जाती है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं। स्वाति की मम्मी सरिता जी ने उसके पास बैठती हैं और अपनी साड़ी के पल्लू से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदों को साफ करती हैं और कहती हैं, आज फिर तुमने वो डरावना सपना देखा? स्वाति हाँ में गर्दन हिला देती है। स्वाति की मम्मी कहने लगती हैं, पता नहीं कब पीछा छूटेगा तुम्हारा इन सपनों से। बचपन से ही तुम्हें परेशान करता है। आखिर एक ही सपना बार बार क्यों आता है तुम्हें? क्या कारण है इसके पीछे? उनके चेहरे पर चिंता के भाव हैं। स्वाति अपनी माँ को चिंतित देख करके कहने लगती है, डोंट वरी मम्मा, जस्ट चिल। सपना ही तो है, पर आज पता है मम्मा, वो लड़का मुझे अपना चेहरा दिखाने वाला था। सरिता जी, फिर दिखाओ, कैसा दिखता है? कौन है वो? स्वाति ने कहा, नहीं माँ, वो अपना चेहरा दिखाता इससे पहले ही तो आपने मुझे उठा दिया, मुंह बनाते हुए कहती है। सरिता जी ने कहा, बस बस, उस लड़के को छोड़ और तुम्हारी बुआ जी ने तुम्हारे लिए लड़का देखा है, उस पर ध्यान लगा। लड़का इंजीनियर है, इकलौता लड़का है और सबसे बढ़िया बात, उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। आज के ज़माने में ऐसे भले लोग कहाँ मिलते हैं। फोटो वहाँ रखी है और इस बार स्वाति, मुझे तेरी हाँ ही सुननी है। बस टेबल की ओर इशारा करके कहती हैं। स्वाति ने कहा, माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी मेरी उम्र ही क्या है? सरिता जी ने कहा, 25 वर्ष है और इतनी उम्र में लोगों को तो 2-3 बच्चे हो जाते हैं, पर तुम खुद ही अभी बच्ची बनी हुई हो। इस बार तुम्हारी शादी होगी, बस बात खत्म। चुपचाप उठो और ये लो झाड़ू, काम करो। जब देखो शादी नहीं करना है, करके वाद विवाद करना है इसे। इस बार मैं भी देखती हूँ कैसे ना करती है। कहते हुए कमरे से बाहर चली जाती हैं। स्वाति चुपचाप उनको देखती है और गुस्से से कहती है, यह मेरे रिश्तेदारों को भी चैन नहीं है। दुनिया में सारी समस्या को
को छोड़ करके इन्हें मेरी शादी ही दिखती है। रोज लड़के को ले करके आ जाते हैं शादी के लिए, इतने लड़के इनको मिलते कहाँ से हैं? मिलते भी हैं तो मुझसे ही शादी क्यों करवानी है? और भी कुंवारी लड़कियां हैं ना इस दुनिया में, फिर क्यों सब मेरे ही पीछे पड़े हैं? बोलते बोलते उसकी निगाहें जमीन पर रखी झाड़ू पर जाती है। झाड़ू देख करके स्वाति का गुस्सा और बढ़ने लगा। वो मन ही मन कहने लगी, अगर मैं आरजे की जगह एस्ट्रोनॉट होती तो भी मम्मा मुझे चांद पर जाने से पहले दही शक्कर खिलाने के बजाय झाड़ू देती और कहते, जा स्वाति जा, चांद पर झाड़ू लगा आ। सुबह सुबह ही स्वाति का मूड ऑफ हो चुका था। उसने घर के सारे काम निपटाए और नाश्ता करने बैठ गई। तभी उसके बॉस का कॉल आया। उन्होंने बताया कि आज वो ऑफिस की गाड़ी भेज रहे हैं उसके लिए। स्वाति ने उन्हें थैंक यू कहा। उसके चेहरे पर खुशी व आंखों में चमक वापस आ गई, क्योंकि अब उसे रिक्शा ढूंढने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। वह मुस्कुरा करके नाश्ता करने लगी। यही तो खुशी है आम इंसान की जिंदगी की। यहाँ दुख परमानेंट नहीं रहता है। जहाँ छोटी छोटी समस्याएं हमें फ्रस्ट्रेट करती हैं, वहीं छोटी छोटी खुशियां रूपी नन्ही चिड़िया हमारी जिंदगी की खिड़कियों पर दस्तक दे ही देती हैं। स्वाति ने नाश्ता किया, तब तक गाड़ी उसके घर के बाहर आ चुके थे। उसने अपनी मम्मा को बाय कहा और गाड़ी में आ करके बैठ गई। कुछ ही देर में गाड़ी गायत्री जी के घर के बाहर आ रुकी। वो गाड़ी से उतरी, गाड़ी उसे छोड़ करके चली गई। उसने बेल बजाई। आज फिर दरवाजा भवानी सिंह ने खोला। वो मुस्कुरा करके स्वाति से कहता है, खम्मा घड़ी मैडम जी। स्वाति हल्का सा मुस्कुरा देती है और अंदर जाने लगती है। भवानी सिंह मुंह बना करके मन ही मन कहता है, रेडियो कोई सुने कोड़ी पण घमंड पूरों से, और खुद भी स्वाति के पीछे पीछे चलने लगता है। स्वाति अंदर आती है। बच्चे आज भी गार्डन में बैठ करके चित्रकारी कर रहे होते हैं। स्वाति उन सब के पास आती है और सबको एक एक चॉकलेट देती है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। स्वाति को अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाने लगते हैं। स्वाति कुछ टाइम बच्चों के साथ बिताती है और फिर अंदर आ जाती है। हाल में गायत्री जी बैठी हुई हैं। स्वाति आ करके उनको प्रणाम करती है। गायत्री जी स्वाति के लिए चाय नाश्ता मंगवाती हैं। वो मना करती है पर गायत्री जी उसकी एक नहीं सुनती। चाय पीने के बाद स्वाति काम शुरू करती है। टेबल पर कैमरा सेट करती है और वॉइस रिकॉर्डर अपने हाथ में ले लेती है। कैमरा देखते ही गायत्री जी स्वाति से कहती हैं, छोरी ई कैमरा माथे मारो, सु कोणी बोले जास्यो। स्वाति मुस्कुराती है और गायत्री जी के पास सोफे पर बैठती हुई कहती है, आप मुझसे तो बात कर सकती हैं ना, आप बस मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा, ये कैमरा उसे रिकॉर्ड कर लेगा अपने आप चिंता मत कीजिए, कोई गलती भी हुई तो हम उसे एडिट कर लेंगे। गायत्री जी ने कहा, जरा ठीक से घबराते हुए कहती है। स्वाति ने रिकॉर्डिंग ऑन करती है और कैमरे की ओर देख करके बोलने लगती है, सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती, बस हौसले बुलंद होने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे स्वाति। स्वागत है आप सबका आपके अपने शो जिंदगी कलाकार की में। हर कलाकार की अपनी अलग अलग कहानी होती है। पर्दे पर दिखने वाले नायक नायिकाओं को तो हर कोई जानता है, पर अपने लोक कलाकारों के जीवन के बारे में शायद ही कोई जानना चाहे। इसलिए सिटी एफएम द्वारा छोटी सी कोशिश की गई है शहर के लोक कलाकारों को मंच देने की, जिसमें आप मिल सकेंगे राजस्थान के अद्भुत कलाकारों से, जान सकेंगे उनके जीवन के संघर्ष के बारे में। जैसा कि मैंने शो की शुरुआत में ही कहा था कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती, बस हौसले बुलंद होने चाहिए। कुछ ऐसी ही कहानी है चित्रकार गायत्री देवी जी की, जिन्होंने 65 साल की उम्र में प्रोफेशनल चित्रकार के रूप में कार्य करना शुरू किया। मात्र 8 सालों में ही पूरे भारत में अपनी बनाए हुए चित्रों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। गायत्री जी की ओर मुंह करके बोलती हैं, नमस्कार गायत्री जी। गायत्री जी अपने दोनों हाथ जोड़ करके मुस्कुरा करके खम्मा घड़ी कहती हैं। स्वाति ने कहा, गायत्री जी हमें गर्व है आप पर, आप हमारे समाज के लिए प्रेरणादायी हैं। हम जानना चाहेंगे चित्र बनाने का शौक आपको बचपन से ही था? गायत्री जी ने कहा, हाँ, बचपन में मैं म्यारी भाभी सा यानी दादी सा को मांडना बनाते हुए देखा करते थे, तब से मुझे चित्र बनाने का शौक लगा। गायत्री जी को शुद्ध हिंदी बोलता
देख स्वाति तो आश्चर्यचकित हो गई, पर यह भाव उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। स्वाति ने कहा, बहुत अच्छा। आपने कभी बचपन में या युवा अवस्था में कभी सोचा था कि आप चित्रकार बनेंगी? गायत्री जी ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। स्वाति ने कहा, अच्छा, हम आपसे आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह आपका बचपन व्यतीत हुआ, कैसे आपका रुझान चित्रकारी की ओर हुआ? गायत्री जी ने एक नज़र स्वाति को देखा और फिर कहने लगी, मुझे भेज करके खिलखिला रहा था गगन, तो यह धरा मुझे पा करके रोई थी। मेरे होने से परिवार में पहले बच्चे की खनक थी, पर मेरी माँ मेरी लड़की होने के कारण रोई थी। हंसते हुए रखे थे कदम जिस घर में मैंने, उस घर में मैं रीत रिवाजों की बेड़ियों में बांधी गई थी। यूं तो थी उस घर की लक्ष्मी मैं, पर वहाँ के लोगों के लिए मैं हमेशा से पराई थी। कभी मेरी ख्वाहिशों का जिक्र तक सुना नहीं गया। हाँ, यह सच है, मेरी शादी में खूब दौलत लुटाई थी। सींचती रही अपनी मेहनत के पसीने से उस घर को और तलाशती रही उम्र भर मेरे अस्तित्व के फूल को। अंत में समझ आया कि मैं उस घर के लिए सच में पराई थी। गायत्री जी की कविता में उनका दर्द साफ झलक रहा है। स्वाति और भवानी सिंह खामोशी से उन्हें सुन रहे हैं। गायत्री जी आगे कहने लगती हैं, आज से लगभग 75 साल पहले राजस्थान के छोटे से गांव घुंघरा में ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह का काफी दबदबा था। उनके हिस्से में सिर्फ एक गांव था, पर उनकी सत्यनिष्ठा, दृढ़ संकल्प और ईमानदारी के कारण लगभग 50 गांव के लोग उन्हें अपना ठाकुर, अपना अन्नदाता मानते थे। इन गांवों में किसी भी प्रकार का विवाद होता तो उसका समाधान सूर्य प्रताप सिंह करते और खुशी होने पर सबसे पहले सूर्य प्रताप सिंह को खुशखबरी सुनाई जाती। गरीबों के लिए सूर्य प्रताप सिंह मसीहा थे, तो लालची साहूकारों के लिए मौत का दूसरा नाम थे। उनका इतना खौफ था कि कोई गलत काम करने से पहले 100 बार सोचता था। सूर्य प्रताप अपने नाम के अनुसार ही सबको अपने प्रकाश से रोशन कर रहे थे। राजस्थान एक ऐसा राज्य जो सूखे के लिए जाना जाता है। वहाँ किसान होना किसी अभिशाप से कम नहीं था। वहाँ वर्षा नहीं होती और अगर थोड़ा पानी यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके फसल उगा भी लें तो कभी इतनी वर्षा होती कि किसान की फसल चौपट हो जाती थी। धीरे धीरे वहां भुखमरी बढ़ने लगी। साहूकार तो बस आम जनता को लूटने पर लगे हुए थे। उन्हें कुछ पैसे कर्ज के नाम पर देते, बदले में उनकी 7 पुश्तों को अपना गुलाम बना लेते। बेचारे गरीब किसान मदद के लिए किससे गुहार लगाते? सरकार से, पर वो अनपढ़ थे। सरकारी प्रक्रिया उनके समझ से परे थी, और अगर कोई फिर भी इन साहूकारों की शिकायत करता तो साहूकार कुछ कागज दिखाता जिससे सरकारी अफसर मना कर देते उनकी मदद करने से। यह वही खाली कागज था जिस पर कर्ज लेते समय किसानों ने अंगूठा लगाया था। आज यही खाली कागज बेईमानी की स्याही में रंगा गया है, जिस पर यह स्वीकारा गया कि कर्ज नहीं चुकाने पर मेरी 7 पुश्तें साहूकार की गुलामी स्वीकार करेंगी। धीरे धीरे साहूकार की बेईमानी बढ़ती गई और उसकी नीयत खराब होती गई। किसानों के लिए उसके कर्ज के चंगुल से निकल पाना मुश्किल हो गया, और दूसरी तरफ सूखे की मार थक हार करके उन सब ने इसी को अपना भविष्य मान लिया था। तभी घुंघरा गांव के ठाकुर का बेटा विदेश से वकालत करके गांव लौटा, जिसका नाम है सूर्य प्रताप सिंह। वो इतना होनहार है कि उसे देश विदेश हर जगह से सरकारी नौकरी के लिए प्रस्ताव आए, लेकिन उसने अपने गांव का विकास करने की ही ठानी। एक शाम चौपाल पर जब सब बैठे बातें कर रहे थे, तब गांव के वृद्ध किसान लालचंद ने सूर्य प्रताप को साहूकार के लालच और धोखे की कहानी बताई। उन्हें बताया कि साहूकार ने किस तरह से सबको अपना गुलाम बनाया है। धीरे धीरे सब गांव वाले अपनी दर्द भरी कहानी उसे बताते। सूर्य प्रताप सिंह, साहूकार ने आप सब पर इतना अत्याचार किया और आप सब चुपचाप सहते रहे, आप सब ने उसकी शिकायत क्यों नहीं की? लालचंद ने कहा, छोरा थन्ने काल आगे से म्यारा विरोधी कोणी करायो बन्ने महू अंगूठो लगावे सो खाली कागज पड़े जिरे माथे पाछे लिख दियो कि मारो कर्ज ना देवा तो वारा गुलाम बन सा अण मारो आगली 7 पुश्ता भी। सूर्य प्रताप ने कहा, ये तो आप सब के साथ बहुत गलत हुआ। लालचंद्र ने कहा,
अब तो छोरा थारे से ही आस में हो सबने थे तो विलायत से पढ़ूं सु आयो हो मारो विश्वास छे कि थे मारे समस्या तो तोड़ जरूरी निकाल से। लगभग रोते हुए कहते हैं। सूर्य प्रताप ने कहा, आप सब निश्चिंत हो जाएं, मैं सूर्य प्रताप सिंह आप सबको यह वचन देता हूं कि आपकी समस्या जल्द से जल्द हल करूंगा। गांव वालों को वचन दिया कि वो उन्हें साहूकार की दासता से मुक्ति दिला करके रहेगा। पर वो कहते हैं ना, कहना जितना आसान होता है करना उतना ही मुश्किल। उसके साथ भी वही हुआ। पुलिस स्टेशन। सूर्य प्रताप सिंह, सर मेरी बात का यकीन कीजिए, साहूकार ने भोले भाले गांव वालों को ठगा है। पुलिस ने कहा, आपके पास कोई सबूत है उनके खिलाफ? सूर्य प्रताप निराशा से नहीं कहता है। पुलिस ने कहा, देखिए मिस्टर सूर्य प्रताप सिंह, कानून सिर्फ सबूतों में विश्वास करता है जो कि आपके पास है नहीं। और रही बात धोखे की, तो गांव वालों ने उस कागज पर खुद अंगूठा लगा करके दास बनना स्वीकार किया है। आप कोई पुख्ता सबूत साहूकारों के खिलाफ लाइए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर अब आप बिना सबूत के यहाँ आए तो मजबूरन हमें आपके खिलाफ पुलिस का समय बेवजह बर्बाद करने के जुर्म में कार्रवाई करनी पड़ेगी। सूर्य प्रताप सिंह निराशा से वहां से निकल जाता है और गांव के पास तालाब किनारे सुनसान जगह पर बैठ जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि गांव वालों को वचन दिया लगभग 2 महीने हो गए पर यह मामला सुलझा ही नहीं। वो सोच ही रहा होता है कि उसे एक स्कूटर की आवाज़ सुनाई देती है। वो पेड़ के पीछे छिप करके देखता है तो वहाँ साहूकार होता है। सूर्य प्रताप सोचता है, यह इतनी रात यहाँ किसका इंतजार कर रहा है। वो वहीं पेड़ की ओट में छिप करके उसे देखने लगता है। लगभग 15-20 मिनट बाद वहाँ पुलिस वाला आता है जिससे मिल करके अभी वो आया था। वो दोनों की बातें बड़ी ध्यान से सुनता है। पुलिस वाला थोड़ी देर पहले उसके और सूर्य प्रताप के बीच हुई सारी बात उसे बताता है। साहूकार का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो पुलिस वाले को डांटते हुए कहता है। साहूकार ने कहा, जे थारे से एक छोरे पर काबू कोड़े हो, जे मत भूल कि तुम भी मेरे काले धंधे में बराबर के हिस्सेदार हो। तुम्हारे खिलाफ कुछ हो में तो मैं भी तन्नू छोड़ूंगा नहीं। पुलिस वाला, घबराइए मत, 2 महीने से उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। आगे भी उसे आपके खिलाफ सबूत, अगर सबूत मिल भी जाएगा तो क्या फायदा, आपकी पहुंच तो ऊपर तक है ना साहूकार साहब। साहूकार ने कहा, जे तो थाने सही बात कही, बयां भी ई विलायत कोणी ही घुंघरा से अट्ठे मारा ही राज चले से। अरे सरकारी अफसर मारी हाथ रे कठपुतली, कह करके हंसने लगा। पुलिस ने कहा, जो हुकुम मालिक, बस बुलवा लीजिएगा, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। अब मैं चलूं? साहूकार अपने कोट में से एक पैकेट निकालता है और पुलिस वाले को देते हुए कहता है, जेले मिठाई, खुश रहे। पुलिस वाला मुस्कुराता हुआ चला जाता है और फिर साहूकार भी सूर्य प्रताप फिर से निराश हो जाता है। वो वहां बैठा सोच रहा होता है, तभी वहां लालचंद भी आते हैं। वो भी उसके पास बैठ जाते हैं। लालचंद ने कहा, छोरा इतनी रात में अट्ठे अकेलों की कर रहे से? सूर्य प्रताप ने कहा, बस दादो सो, देख रहा हूँ चंद रुपयों के लिए लोग अपना ईमान बेच देते हैं। लालचंद ने कहा, छोरा पिसा हुए इसी चीज है, जिन देख आदमी रो ईमान डगमगा जावे सो। पर थे बताओ कि हुओ के? सूर्य प्रताप ने कहा, कुछ नहीं दादो सा। लालचंद ने कहा, छोरो जाने से दादा रो मतलब के होवे से बाप रो बाप, अर्थे दादा भी कहे अण बाता भी छुआवे हो। सूर्य प्रताप सिंह ने एक नजर लालचंद की तरफ देखता है, फिर उन्हें सारी बात बताता है। लालचंद बड़े ध्यान से उसकी बात सुनता है, फिर कहता है, मन्ने पता से ये मामला बड़ा पेचीदा से। सूर्य प्रताप ने कहा, पर कोई तो रास्ता होगा ना, कोई तो होगा ना जिसे साहूकार के बारे में सब पता हो और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो। लालचंद थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, एक इंसान है जो साहूकार के खिलाफ बोले है। सूर्य प्रताप को आशा की किरण नजर आती है। वो अपनी आंखों में चमक भर के पूछता है, कौन है वो? गांव के बाहर जो हवेली बनी है उसे कहते हैं राजकुमारी बाई की
कोठी। समाज के इज्जतदार पुरुष दिन में जिसे देखना भी पसंद नहीं करते, रात होते ही वहां मड़राने लगते हैं। राजकुमारी साहूकार के सबसे करीब है। साहूकार का कारनामा उससे छिपा नहीं है। अब तो ठाकुर जी चाहें तो वही थारी मदद कर सके। सूर्य प्रताप के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वो लालचंद का शुक्रिया अदा करता है और फिर अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह सूर्य प्रताप सुबह सुबह राजकुमारी बाई की कोठी पर जाता है। वहां काम करने वाला बुजुर्ग उसे ऊपर से नीचे तक घूर करके देखता है, फिर उसे बाहर बनी बेंच पर बैठने के लिए कहता है और खुद अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वापस आता है और कहता है, मालकिन ने अभी आपसे मिलने के लिए मना कर दिया है, आप शाम को आइएगा। सूर्य प्रताप ने कहा, आप उनसे कहिए मुझे उनसे अभी मिलना है। नौकर वापस अंदर चला जाता है। सूर्य प्रताप से इंतजार नहीं होता तो वो भी उसके पीछे चला जाता है और देखता है एक अधेड़ महिला जिसने लाल रंग की झनझनी साड़ी पहन रखी है। उसके चेहरे पर बहुत सा मेकअप लगा हुआ है, उसने गहने पहन रखा है। वो हाल में बैठी है जो कुछ महफिल की तरह सजाया गया है। वहां से मदहोश करने वाली इत्र की खुशबू आ रही है। वो महिला अपने हाथों में एक विकलांग बच्चे को खाना खिला रही है। वो एक नज़र सूर्य प्रताप को देखती है, फिर नौकर को इशारा करती है कि वो बच्चे को लेकर के यहाँ से चले जाएं। नौकर बच्चे को लेकर के चला गया। फिर राजकुमारी सूर्य प्रताप को वहाँ लगे गद्दे पर बैठने को कहती है और खुद भी उसके पास बैठ जाती है और कहने लगती है। राजकुमारी ने कहा, ये क्या ठाकुर साहब, धंधे का टाइम रात का है और आप अभी चले आए। मानती हूँ जवान हो, सब्र नहीं होता, पर मेरे धंधे के कुछ उसूल हैं। सूर्य प्रताप ने कहा, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, मुझे आपसे कुछ और काम है। राजकुमार ने कहा, एक बेश्या से भला एक मर्द और उसके शरीर के सिवा और क्या चाह सकता है। सूर्य प्रताप ने कहा, आप ये क्यों भूल रही हैं, आप एक इंसान भी हैं। राजकुमारी हंसती है और कहती है, इंसान और मैं कैसे? आपका समाज के लिए मैं बस हाड़ मांस का बना वो खिलौना हूँ जिसे रात होते ही हर पुरुष किसी भूखे जानवर की तरह नोच करके खा जाना चाहता है और सुबह होते ही भुला देना चाहता है, रात के सपने की तरह। सूर्य प्रताप ने कहा, हो सकता है, पर मुझे आप में एक माँ दिखती हैं जो अपने बच्चे को पैर पर खड़ा देखना चाहती हैं। एक महिला दिखती है जो सर उठा करके उनके उजाले में बेधड़क घूमना चाहती है। आप में एक रूह बसती है जो चाहती है कि कोई आपके शरीर के बजाय उसे छुए। बताइए मैं गलत हूँ? राजकुमारी थोड़ी भावुक हो जाती है। सूर्य प्रताप से नजरें चुरा करके कहती है, क्या मैं जान सकती हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं? सूर्य प्रताप उसे सब कुछ बता देता है। उससे विनती करता है कि वो साहूकार के खिलाफ उसे कोई ठोस सबूत दे। राजकुमारी बड़े ध्यान से उसकी बात को सुनती है, फिर कहती है, अगर मैं ना कर दूं तो? सूर्य प्रताप ने कहा, मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं कहेंगे। राजकुमारी ने कहा, आप यह जो हवेली शानो शौकत देख रहे हैं ना, ये सब उस साहूकार की ही देन है और आप चाहते हैं मैं उसके खिलाफ हो जाऊं, अपने ही हाथों सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार दूं? सूर्य प्रताप, आप ये मत भूलो, ये पैसा साहूकार का नहीं, हजारों किसानों की मेहनत का है जिसे उसने धोखा दिया है। आप इस पैसे से दुनिया भर की चीज़ें खरीद सकती हैं, लेकिन मुझे यकीन है किसानों की बद्दुआएं आपको खुश नहीं रहने देंगी। राजकुमारी ने कहा, चलो तुम्हारी बात एक बार को मैं मान भी लूँ, पर इसमें मेरा क्या फ़ायदा? सूर्य प्रताप, फ़ायदा नुकसान मैं नहीं बता सकता, पर दुआओं में यकीन रखता हूँ। क्या पता किसानों की दुआएं काम आ जाएं और आपका बेटा अपने पैरों पर चलने लगे। यह सुन करके वो थोड़ी नर्म हो जाती है और उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाती है। सूर्य प्रताप उसे अपना सारा प्लान समझा देता है और वहाँ से वापस आता है। रात को साहूकार छिपते छिपाते राजकुमारी बाई की कोठे पर जाता है। आज कोठी काफ़ी मनमोहक फूलों से सजाया गया है। राजकुमारी भी आज बहुत सजी संवरी है। राजकुमारी ने पहले साहूकार को खूब पिलाई, फिर उससे सब पूछने लगे। साहूकार नशे में अपने सभी राज बताता गया कि कैसे उसने गरीब किसानों को लूटा,
कैसे वो इतनी संपत्ति का मालिक बना और उन सभी अफसरों के नाम भी बताए जो उसके साथ शामिल थे। राजकुमारी ने उससे कुछ कागजातों पर साइन करवाए तो उसने नशे में साइन भी कर दिए। राजकुमारी ने साइन करवा करके पर्दे के पीछे इशारा किया। वहां से सूर्य प्रताप और कुछ लोग निकल करके आते हैं। उन्हें देखते ही साहूकार का नशा एकदम से उतर जाता है, वो हड़बड़ा जाता है। सूर्य प्रताप के साथ पुलिस कमिश्नर और पत्रकार होते हैं जो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही आश्वासन देते हैं कि किसानों को उनकी ज़मीन वापस मिल जाएगी और उन्हें अब किसी का गुलाम बन करके नहीं रहना पड़ेगा। सूर्य प्रताप साहूकार के पास आता है और उससे कहता है कि बुराई का अंत सच्चाई की जीत जरूर होती है और पैसे से तुम इंसान खरीद सकते हो पर सच्चाई को नहीं। सच अपना रास्ता खुद बनाता है और हाँ, हर सरकारी अफसर बिकाऊ नहीं होता। पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप को शाबाशी देते हैं और साहूकार को ले जाती है। सूर्य प्रताप राजकुमारी के पैरों में झुक करके उससे आशीर्वाद लेता है। वो एकदम चकित हो जाता है और पीछे हो करके उससे कहती है, जे का कर रहे हो ठाकुर साहब? सूर्य प्रताप ने कहा, मुझे अपना छोटा भाई समझ। राजकुमारी की जिंदगी में पहली बार है जब किसी ने उसे यह एहसास कराया कि कोई पुरुष उसे बहन भी मान सकता है। कोई है जिसके लिए उसके शरीर से बढ़ करके उसका मन, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गांव में आज खुशियां मन रही हैं। आज सभी के चेहरे खिले हुए हैं। आज गांव का माहौल ऐसा लग रहा है मानो गांव रूपी अयोध्या को उनका राम सूर्य प्रताप के रूप में मिल गया हो। सूर्य प्रताप की माँ आज गर्व से फूली नहीं समा रही हैं। वो अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर के अपने बेटे गुणगान कर रही हैं। हर तरफ सूर्य प्रताप के ही चर्चे हैं। गांव वालों के जीवन में ना जाने कितने संघर्षों के बाद यह रात आई है जब वो चैन से सो सके हैं। सूर्य प्रताप ने गांव में बावड़ी का निर्माण करवाया ताकि वर्षा के पानी को संरक्षित करके कृषि में काम ले सकें। अब ना वर्षा अधिक होने से किसानों को कोई परेशानी होती, ना ही कम होने से। इसके अलावा लघु उद्योग, लोक कलाकारों पर भी सूर्य प्रताप ने खूब ध्यान दिया ताकि गांव के लोग आत्मनिर्भर बन सकें। सूर्य प्रताप के चर्चे आसपास के गांवों में भी होने लगे। पास के गांव के ठाकुर अपनी बेटी रूप कंवर का रिश्ता सूर्य प्रताप के लिए लाए। सूर्य प्रताप की मां ने रिश्ते के लिए हाँ कर दे। समय बीतता गया और वो घड़ी भी आ गई जब सूर्य प्रताप की शादी होने वाली है। आज हल्दी की रस्म है। गांव के सभी लोग खुश हैं। आज उनके चहेते की शादी है। हल्दी की रस्म शुरू होती है। सूर्य प्रताप को चौकी पर बैठाया जाता है पर सारी महिलाएं उसके पास खड़ी हो जाती हैं। पंडित जी रस्म शुरू करने के लिए कहते हैं। सूर्य प्रताप नजर घुमाता है, फिर अपनी माँ से कहता है, मासा यह रस्म हम थोड़ी देर रुक करके करें, अभी हमारे खास मेहमान नहीं आए हैं। मासा को लगता है विदेश से कोई दोस्त आने वाला होगा। सबको थोड़ा इंतजार करने को कहती है। सूर्य प्रताप लालचंद को अपने पास बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है। थोड़ी देर बाद लालचंद आता है, उसके साथ राजकुमारी बाई भी आती है। राजकुमारी के आने से सब चकित हो जाते हैं और उसे घूर करके देखने लगते हैं। उन सब के चेहरे पर असहजता है। गांव की महिलाएं आपस में खुसुर फुसुर कर रही हैं। सूर्य प्रताप खुशी से उसका हाथ पकड़ करके सबके सामने लाता है और कहता है, यह हमारी राजकुमारी और आज पहली हल्दी है, हम इन्हीं के हाथों से लगवाएंगे। यह सुन करके सबके चेहरे फीके पड़ जाते हैं। एक महिला तो उसे कह भी देती है, बेश्या हल्दी लगाएगी। सूर्य प्रताप ने सबके हाव भाव भांप लिए और वो कहता है, आज आप सब साहूकार की गुलामी से मुक्त हुए हैं, वो राजकुमारी जीजा की वजह से। आप इन्हें बेश्या कह करके समाज से अलग करते हैं तो आप भूल रहे हैं, इन्हें बेश्या बनाया भी आप ही ने है। आपको अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबको अपनी गलती का एहसास होता है। वो सब राजकुमारी से माफ़ी मांगते हैं। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सब हल्दी की रस्म करते हैं। धीरे धीरे विवाह की सारी रस्में होती हैं। राजकुमारी ने इस शादी में बहन के दर्जे से अपनी जिम्मेदारियां निभाई। देखते ही देखते शादी संपन्न हो जाती है। रूप कंवर और सूर्य प्रताप 7 जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं।
गांव और सूर्य प्रताप के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर एक दिन पता चलता है कि रूप कंवर गर्भवती हैं। गांव में फिर से खुशियों की लहर दौड़ जाती है। देखते ही देखते प्रसव के दिन नजदीक आने वाले होते हैं। एक रात सूर्य प्रताप को किसी जरूरी काम से बाहर जाना होता है। वो रूप कंवर से कहता है तो वो उसे मना करती है। कहती है शाम से ही मेरा मन घबरा रहा है, आप बाहर मत जाओ। पर सूर्य प्रताप उसकी बात नहीं मानता और चला जाता है। गांव के बाहर जाते ही उसकी गाड़ी को कुछ गुंडे घेर लेते हैं। तभी साहूकार का बड़ा भाई जो कि शहर में रहता है, अपने भाई की बेइज्जती का बदला लेने के मकसद से सूर्य प्रताप की हत्या कर देता है। सूर्य प्रताप की अचानक मृत्यु से गांव का हर इंसान दुखी था। सूर्य प्रताप की माँ, उसकी पत्नी का तो रो रो करके बुरा हाल था। खैर सबने अपने दिल पर पत्थर रख करके उसका अंतिम संस्कार किया। देखते ही देखते दिन बीतते गए। लगभग 15 दिन बाद रूप कंवर ने एक प्यारी बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम सूर्य प्रताप की इच्छा के अनुसार गायत्री देवी रखा गया। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।